तो लास्ट टॉपिक में पेज नंबर 1.10 तक अपना हो गया था। अब तक क्या पढ़ा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा है, और मैनेजमेंट पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव होती है, इसके बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाता है। पहला जो सेशन था ना 10 पेज तक का, वो था सर इंट्रोडक्शन, कि भाई ये एसएम होती क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती क्या है। अब एक वर्ड है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये हमने यूज भी किया था जब मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल बनवाया था। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में मैंने 3 वर्ड यूज किए थे, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, और मैंने इनको सर्कल करके क्या कहा था, ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स कहलाते हैं। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इच्छा, इंटेंशन क्या है आपकी। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन होती है, तो इस काम को करने की तुम्हारी इच्छा क्या है। चलो, तो सबसे पहले हम पेज नंबर इस पे आना 1.12 पे, जगह छोड़ी हुई मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई है। ये क्या कहता है, यहां पर समरी बताता हूं आपको कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता क्या है। ये विजन है, ये विजन है। विजन का मतलब होता है अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच, वेयर वी वांट टू रीच। अब देखो, कोई हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है। अब देखो, मान लो आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हो बेटा, ठीक है, सपोज करो किसी बंदे को ये हो गया कि दिल्ली से मुझे गोवा जाना है और बाय कार जाना है। कुछ होते हैं दोस्त कि एंजॉय करते चलेंगे यार। तो दिल्ली से गोवा, क्या वो कॉन्टिन्यूसली गाड़ी ड्राइव करते हुए जा सकते हैं? मतलब हम कहीं रुकेंगे नहीं, ना खाना खाने रुकेंगे, ना कहीं रेस्ट करने रुकेंगे, सीधा जाना चाहें सीधा जा सकते हैं। ऐसा तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा ना, क्योंकि ड्राइव बड़ा लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्लानिंग कर रखी है कि हम दिल्ली से निकलेंगे यहाँ से, तो पहले हम बीच में यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर स्टे करेंगे, खाना खा लेंगे। जैसे सुबह निकलेंगे तो लंच टाइम में रुक जाएंगे, लंच करेंगे। फिर 3-4 घंटे की ड्राइव करके फिर थोड़ी देर रुकेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे 3-4 बजे करीब, और फिर रास्ते में 7-8 बजे रुकेंगे, डिनर कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ डिनर करेंगे ना भाई, वहाँ पर है ना एक स्टे लेके सो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते हुए बड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा, और रात को मान लो 1-2 बजे तक हम ड्राइव कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सुबह सुबह आराम से निकल लेंगे। तो यार उसने कहा, यार ये रास्ता बड़ा अच्छा, ये तूने बड़ी अच्छी बात करी कि बीच में रुकते रुकते चलेंगे, रेस्ट करते चलेंगे। और गोवा जाने के बाद कहाँ जाएंगे? गोवा जाने के बाद कहीं गाड़ी ड्राइव करके जाना है? कहीं नहीं जाना, वो हमारी क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो बीच में जहां रुके, क्या वो डेस्टिनेशन थी? बीच में जहां रुके वो डेस्टिनेशन नहीं थी। वो क्या थे? बेसिकली हमारा पाथ था, और एक पाथ पे कॉन्टिन्यूसली चलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि बिना रुके चलते जाओ। ऐसा सिर्फ कविताओं में अच्छा लगता है कि जब तक तुम अपनी मंजिल पे ना पहुंचते चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको मत। रुकना पड़ता है बेटा, रुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम थक गए हैं। रुकना इसलिए भी पड़ता है कि ये देखने के लिए क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। कहीं पता लगा हमने रास्ता ही गलत पकड़ लिया, जा रहे थे गोवा, पता लगा पहुंच गए तमिलनाडु, हो सकता है ना, तो रास्ता भी गलत हो। तो रुकना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो बीच में हम क्या बनाते हैं, कुछ चेक पॉइंट बना देते हैं। इसको हमें काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, मिशन, कि ये मिशन है हमारा, हम मिशन पे है। पहला मिशन क्या है, यहां पहुंचना है, यहां पर लंच करेंगे। दूसरा मिशन क्या है, फिर यहां पहुंचेंगे। फिर तीसरा मिशन क्या है, यहां पहुंचेंगे। जैसे जैसे हम छोटे छोटे मिशन को अचीव करते जाएंगे, हम अपनी विजन तक पहुंच जाएंगे। इन मिशन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में फर्दर बांट लेते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, तो विजन क्या होती है, वो डेस्टिनेशन जहां पर पहुंचने के बाद हमें कहीं नहीं जाना। अगर जहां पर पहुंचने के बाद आपके माइंड में अब मुझे यहां जाना है, तो वो आपकी विजन नहीं है, वो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। सही बात है। तो विजन इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू रीच। ओके, बेसिकली ये वो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर ड्रीम कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी विजन पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। बट है ना, विजन, किसी की विजन हमारा प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, ये मत शो करना। ये शो करता है कि आप लालची हो, ये शो करता है कि आप लालची हो। अगर मैं कह दूं कि आपका फ्यूचर क्या है, अगर मेरे को पैसा कमाना है,
तो ये शो करता है कि आप लालची बहुत हो। करने को कर सकते हो, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सजेस्ट नहीं करती। आप अगर सामने वाले को वैल्यू दोगे, बेनिफिट दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं कहता हूं मुझे प्रॉफिट कमाना है, बहुत प्रॉफिट कमाना है, मेरे को नंबर वन बनना है, मेरे को नंबर वन बनना है मार्केट में, हर कोई नंबर वन बनने आया बेटा। तो विजन जो होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। आप वर्ड यूज कर सकते हो लीडिंग, लीडिंग मतलब आगे रहने वाले, बट आप ये नहीं कह सकते कि नंबर वन बनना है। तो ये क्या शो करता है? ये आपके लालच को शो करता है, और हमें अपनी विजन में क्या नहीं दिखाना? लालच नहीं दिखाना होता। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले बंदे कहते हैं, ठीक है। विजन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। ये आप हो, यहां पर है आपका बिजनेस, वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहां हैं और हमें कहां जाना है। वेयर आर वी नाउ, हम अभी यहां हैं और हमें जाना कहां है? हमें विजन तक जाना है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक जाना है। पॉइंट। तो यहां पर जाने के लिए हमारे पास क्या हो सकते हैं? मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, कई पाथ हो सकते हैं। ठीक बात है, मल्टीपल पाथ। मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल, बट हमें क्या करना है? हम क्या सभी पाथ पे चल सकते हैं? अब अगर आप ये सोचो मैं सीए भी कर लूं, सीएस भी कर लूं, सीएमए भी कर लूं, एक साथ कर लूं, तो देखो आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं सकते, करते हैं, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बट है ना, हेक्टिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? प्लान करके चलना चाहिए सर। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? एक पाथ पर कमिट होना है। जैसे मैंने कहा ये पाथ नहीं, ये पाथ नहीं, मैं ये पाथ सिलेक्ट करूंगा। इसे बोलते हैं कमिटेड टू वन पाथ। वी आर कमिटेड टू वन पाथ। हम इस रास्ते पर जाकर क्या करेंगे? अपनी विजन को अचीव करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड मिशन। हम मिशन पर हैं, हम एक रास्ते पे हैं। हम इस रास्ते पर चल के कहां पहुंचेंगे? अपने विजन तक पहुंचेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो मिशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। जो हमारा प्रेजेंट होता है, जो हम प्रेजेंट में एक्टिविटी करेंगे, वो हमें कहां तक लेके जाएगी? फ्यूचर तक लेके जाती है। ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। हमारे मिशन को हमने किस में बांट दिया होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया होता है। ये हमारा मिशन है, सपोज करो ये हमारा मिशन है। गोवा जाना है, गोवा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। मिशन क्या है? कार से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, खुद की गाड़ी लेके जाएंगे, ये हमारा मिशन है। बट यार एक बार में थोड़ी पहुंच जाएंगे, तो हमने अपने मिशन को क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। पहले हम यहां पहुंचेंगे, यहां पर लंच करेंगे, फिर अगला ऑब्जेक्टिव है यहां तक पहुंचना, चाय वगैरह पियेंगे, रेस्ट कर लेंगे। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है यहां तक पहुंचना, डिनर करेंगे और एक स्टे कर लेंगे यार, रात को सेफ रहेगा। और फिर हम कहां कहां पहुंच जाएंगे? गोवा पहुंच जाएंगे। तो हमने अपने मिशन को क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इन टुकड़ों को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव को मिला के क्या बनता है? मिशन बनता है। हम इनको ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं, हम इसको गोल भी बोल देते हैं, हम इनको टारगेट भी बोल देते हैं। इसके लिए कई वर्ड्स हैं, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। बट इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक स्ट्रेटजिस्ट ने बताया कि ऑब्जेक्टिव और गोल में फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है वो बता देंगे। सिर्फ जब पूछे ना कि फर्क क्या है तो फर्क बताना है, नहीं तो फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव में, गोल में, टारगेट में कोई फर्क नहीं होता। पूरे चैप्टर में हम ये दोनों चीजें क्या मान के चलेंगे? सेम मान के चलेंगे। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बट क्या इनमें कोई फर्क है, तो बताना कि हाँ थोड़ा सा फर्क तो है, एक स्ट्रेटजिस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी कोई फर्क नहीं होता। एक ही बंदे के अकॉर्डिंग था। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? 5 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टेबिलिटी, सॉरी सर्वाइवल। सर्वाइवल। कंपटीशन इतना ज्यादा है बेटा, लूट खसोट मची रहती है। हर कोई बंदा क्या सोचता है कि मेरे पास ज्यादा कस्टमर आए, अगर वो प्रॉफिट अच्छा भी कमा रहा है ना तो भी क्या चाहेगा? और प्रॉफिट कमाऊं। तो वो आपके पास कस्टमर आने नहीं देगा। अब एक बात हो, ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, बड़ी कंपनीज है ना, फिर भी उनका बिजनेस मॉडल क्या है? जो छोटे दुकानदारों को खत्म कर देगा। यही है ना उनका बिजनेस मॉडल, कि सारा सामान हम आपको घर पे देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
कई चीजें तो आपको दुकानदारों से भी क्या दे देंगे, सस्ती दे देंगे। तो छोटे दुकानदार जिसके आसपास जिस सिटी में ब्लिंकिट है, वहां पर छोटे दुकानदार क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका बिजनेस क्या होता है, डाउन होता जा रहा है। ये एक बड़ी थ्रेट है उनके लिए। जेप्टो है, ब्लिंकिट है, आजकल बिग बास्केट वाले सब्जी वगैरह भी कहते हैं घर पे ही भिजवा देंगे भाई साहब, टेंशन ना लो आप। नहीं तो हमेशा एक क्या होता था हमारे घर में, एक चलती थी, एक प्लानिंग चलती थी कि इस संडे को सब्जी मंडी जाएंगे और इकट्ठी सब्जियां खरीद के लाएंगे पूरे हफ्ते के लिए। और सब्जी मंडी में सब्जी क्या मिलती है, ताज़ा मिलती है, सस्ती मिल जाती है। ब्लिंकिट ये सॉरी बिग बास्केट वाले कहते हैं कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सर घर पहुंचाएंगे। नारियल पानी अगर आप पीने जाओगे ना बेटा, 70 रुपए 80 रुपए का नारियल पानी हो रखा है, आपको पता ही होगा। जेप्टो से मंगाओगे 60 रुपए में, घर पे पहुंचेगा 60 रुपए में। और कहते गारंटी है नारियल के अंदर 250 ml पानी निकलेगा ही निकलेगा, ये भी गारंटी लेते हैं। अब मुझे बताओ, एक तो आप 80 रुपए का नारियल पीने के लिए जाओगे, एक कह रहा 60 रुपए में आपके घर पे दे के जाएंगे, और उसमें भी गारंटी है कि 250 ml मिनिमम कोकोनट वाटर निकलेगा। बताओ, अब इसमें यह भी नहीं आ सकता नकली भेज देंगे, इसमें क्या नकली आना। तो सेल खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं छोटे दुकानदारों की, तो छोटे दुकानदारों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। किसी तरीके से इस होस्टाइल एनवायरनमेंट में हम क्या कर ले, सर्वाइव कर ले, अपने पैर जमा ले। क्योंकि जब हम बिजनेस करने आते हैं ना, तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो आपके पैर जमने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्लेयर अभी तो छोटा है, बट अगर इसके पैर जम गए तो कल को हमारे दिक्कत करेगा। ऐसा ही होता है ना। तो ये सर्वाइवल होता है कि मुझे कोई भी कॉम्पिटिटर जो है वो बिजनेस करने देगा नहीं, तो मुझे अपने पैर जमा के रखने हैं। इट इज लाइक एक छोटा पौधा जो अभी अभी बीज से निकला है, तो उसकी मेन फाइट क्या होती है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फूल देना, फल फूल देना? नहीं नहीं नहीं, कहता मैं तो इतना सा पौधा हूं, बारिश आई मैं खत्म, धूप थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई मैं खत्म, जानवर आ गया मुझे खा गया मैं खत्म, किसी के पैर के नीचे आ गया खत्म। तो उसकी मेन फाइट किस चीज की चल रही होती है, सर्वाइवल की चल रही होती है बेटा। अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टेबिलिटी। ना आगे बढ़ना ना पीछे जाना। स्टेबल का मतलब क्या है, मेरी परफॉर्मेंस ठीक है भाई, आई एम सेटिस्फाइड। एक होता है ग्रोथ, आगे बढ़ना। बट हम ग्रोथ के बारे में कब सोचते हैं, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रही होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होती है। कि अपॉर्चुनिटी है तो मेरा मेन मकसद क्या होगा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, एनकैश करना है, ग्रोथ करनी है। बट हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, कई बार थ्रेट होता, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पीछे हट जाना या स्टेबल रहना। स्टेबल रहना कि इस थ्रेट का इफेक्ट मेरे प्रॉफिट पे ना आए, यार मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, पीछे ना हटूं। ठीक है, तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी। कोई रिट्रीट करना नहीं चाहता अपना बिजनेस, रिट्रीट मजबूरी है कि इतनी बड़ी थ्रेट आ गई और मेरे पास उसका सामना करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, तो पीछे हट जाना समझदारी है। फिर उसको लगता है कि पीछे हट जाता हूं, सामने वाला मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कितनी बड़ी थ्रेट क्यों ना जाए, मैं उसका क्या करूं, सामना करूं। यही कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से पाथ पर आपको आगे बढ़ना। और दूसरा क्या था, कंपीटिटिव एडवांटेज, कंपीटिटिव स्ट्रेंथ बिल्ड करना। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है ना, तो ये हमेशा आपके लिए फेवर में ही रहेगी। अपॉर्चुनिटी है तो उसको एनकैश करने में मदद करेगी, और थ्रेट है तो उसका सामना करने में आपकी मदद करेगी। तभी तो आपका बिजनेस लॉन्गेविटी में जाता है, बिजनेस की लाइफ बढ़ती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये चाहता है ना कि आपका बिजनेस लंबा चले, तो इसके लिए स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, कंपीटिटिव एडवांटेज होनी बहुत जरूरी है। जो मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये चीजें अगर आपको याद रहेगी ना, तो पॉइंट आप वैसे ही बना दोगे कि हमारे पास स्ट्रेंथ होगी तो क्या फायदा है बताओ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट स्ट्रेंथ अगर हाथ में हम होगी हमारी, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर पॉजिटिव चेंज आया तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं, और नेगेटिव आया तो उसका सामना कर लेंगे। तो स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे कंट्रोल नहीं है। स्ट्रेंथ अगर हमने बिल्ड कर रखी है तो दोनों चीजें हमारे लिए विन विन सिचुएशन में हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या आता है, प्रॉफिटेबिलिटी, और लास्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कम्स विद टाइम। ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं जी बिजनेस के। हर बिजनेसमैन के 5 ऑब्जेक्टिव होता है, डिपेंड आप कौन सी सिचुएशन में फॉल कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे।
अच्छा, एक चीज कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई चीज महंगी मिल रही है आपको? जैसे कोई रेस्टोरेंट है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए और आपने एक चीज पूछी कि सर आपका खाना बहुत महंगा है, आपका खाना बहुत महंगा है। अच्छा, बर्गर किंग पे जो बर्गर मिलते हैं सस्ते हैं महंगे हैं? बर्गर किंग मतलब नॉर्मल बर्गर के हिसाब से देखे तो महंगा है। मैकडी वगैरह के हिसाब से देखे तो मैकडी से तो बहुत महंगे पड़ते हैं। मैकडी भी तो बर्गर बेचता है और बर्गर किंग में बर्गर बर्गर बेचता है। तो हम कहते हैं सर आपका बर्गर बहुत महंगा है, मैकडी से बहुत महंगा है। तो बर्गर किंग वाले एक लाइन कहते हैं कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। तो हमारी क्वालिटी जो है वो मैकडी वाले बर्गर से क्या है, बड़ी है, ज़्यादा अच्छी है। मैकडी का बर्गर देखना बिल्कुल प्लेन बर्गर होता है, और जो बर्गर किंग वालों का बर्गर होता है, नंबर वन, एक तो वो साइज में बड़ा होता है। उनके बर्गर के ऊपर आप देखोगे कि वो लगे होते हैं कुछ तिल वगैरह टाइप में कुछ लगे होते हैं। उनका बर्गर बन जो होता है ना, वाकई में आप हाथ में लगे तो आप कहोगे यार बढ़िया है, ठीक बात है। तो वो कहते हैं सर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, अब एक पिज्जा विंग है, आपको पता होगा, जो पिज्जा बनाता है, और एक डोमिनोज है। पिज्जा हट भी है, वो हिसार में नहीं है, दिल्ली वगैरह में ऑपरेट करता है। पिज्जा हट का पिज्जा भी बड़ा अच्छा माना जाता है, मतलब डोमिनोज से भी नेक्स्ट लेवल जाता है वो। बट आप रेट कंपेयर करोगे तो किसका रेट ज्यादा है? डोमिनोज वगैरह और पिज्जा हट का रेट पिज्जा विंग से ज्यादा है। क्यों ज्यादा होगा ये बता दो आप मुझे। क्या बड़ा ब्रांड है सिर्फ इसलिए, या किस कारण? क्वालिटी। वो आपको क्या दे रहा है? सुपीरियर क्वालिटी दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सुपीरियर प्राइस भी क्या करेगा, चार्ज करेगा। अच्छा चलो एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मर्सिडीज, आपने कहा कि मेरी फेवरेट कार कौन सी है? मर्सिडीज है सर। कभी मेरे पास अच्छे बैलेंस हुआ तो मैं मर्सिडीज लूंगा। आपने मर्सिडीज ही क्यों कहा, मारुति वगैरह क्यों नहीं कहा? सर लग्जरी कार है, बढ़िया कार है, लंबी कार है, ठीक है। अच्छा एक बात, मर्सिडीज वाले क्या छोटी कार नहीं बना सकते? मर्सिडीज वाले भी तो एक लोअर सेगमेंट की कार निकाल सकते हैं। 10-12 लाख की कार निकाल देते हैं, हम भी निकाल देते हैं, क्यों निकालेंगे सर? मर्सिडीज जानते हो क्या कहती है? मर्सिडीज कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो क्या है, सेफ गाड़ी है। हमारी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। ये जो एयर बैग्स वगैरह आए हैं ना, ये अब गाड़ियों में कॉमन हो गए बेटा। सबसे पहले ये एयर बैग्स वगैरह कॉन्सेप्ट किस में था? मर्सिडीज वगैरह में ही था, कि अगर किसी का बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो भी गया ना, तो एयर बैग्स खुल जाएंगे, बंदा क्या होएगा, सेफ होएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट इस गाड़ियों से आए हुए हैं। ये तो बाद में धीरे धीरे गाड़ियों में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि एयर बैग होने कंपलसरी है भाई। पहले गाड़ियां दो तरह की आती थी, एक विद एयर बैग और एक विदाउट एयर बैग। तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, क्यों पैसे लगाए, हमारा कौन सा एक्सीडेंट होना है। बाद में पता लगा कि भाई एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट होगा तो मरेंगे, तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि एयर बैग होने जरूरी है। फिर गाड़ी आने लगी दो तरह की, फ्रंट एयर बैग वाली, साइड एयर बैग्स वाली भी। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया भाई, फ्रंट, सिर्फ फ्रंट नहीं, चारों तरफ होनी चाहिए एयर बैग, नहीं तो गाड़ी पास ही नहीं होने देंगे आपकी। सेफ्टी, और वो महंगी आती है, जो एयर बैग्स वाली गाड़ी होती है वो महंगी होती है। इनकी शुरुआत मर्सिडीज ने करी। मर्सिडीज के अंदर जो भी फीचर वो किससे रिलेटेड है, सारे के सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर वो एक लोअर मॉडल की गाड़ी निकालती है तो उनको सेफ्टी मेजर से क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो कहते हैं वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसे कहते हैं वैल्यूज, इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब वो प्रिंसिपल्स जिससे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। हमारे सिद्धांत क्या है, हमारे बिजनेस, हर किसी के कुछ असूल होते हैं बेटा, कि मेरा असूल है और मैं इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, प्रॉफिट गया भाड़ में, ठीक है। प्रिंसिपल, और इससे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। डोंट कॉम्प्रोमाइज, चाहे कोई कितना भी पैसा देने आ जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे दोस्त के फादर हैं, उनकी मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी, तो उनका कोई ना पुराना हलवाई है गांव का। उनके गांव का हलवाई वो फेमस है, और किस लिए फेमस है कि इसकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, और पुराना बैठा है। तो उसने अपने गांव से स्पेशली बुलाया उस हलवाई को कि भैया आजा, मिठाई बनानी है, बेटी की शादी है। वो जानता भी था, ऑब्वियस सी बात है, पुराने गांव के थे, वो यहाँ पर आगे बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो उसने कहा बन जाएगी मिठाई, कोटेशन दे दी।
तो दोस्त के फादर ने कहा कि कोटेशन ज़्यादा है। कहते जी इतना कुछ बनाओगे तो पैसे लगेंगे मिठाइयों के अंदर। बोला एक काम कर, इसमें डालडा घी यूज़ कर लो कुछ मिठाई के अंदर, जैसे वो भाजी कहते हैं। कहते उसके अंदर डालडा घी यूज़ कर लो। क्या दिमाग खराब है? कहना पहली बात तो मैं डालडा घी यूज़ नहीं करता, क्यों डालडा घी यूज़ करते क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्वालिटी में, और मेरा नाम मार्केट में जो बना हुआ है वो क्या होगा, खराब होगा। और दूसरा मैं अपनी बेटी की शादी में तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। क्या सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, गाँव की बेटी है। गाँव के अंदर ये भाईचारा बहुत चलता है कि वो नहीं कहते कि इसकी बेटी है, वो गाँव की बेटी है पूरे। कहते हैं हमारी बेटी की शादी के अंदर डालडा घी वाली मिठाई चलेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भाई साहब। कहता है आप एक काम करना, पैसे ना देना चाहे, सारी मिठाई मेरी तरफ से फ्री, बट मैं डालडा घी नहीं डालूंगा। उसने ये वर्ड यूज किया। तो क्या कह रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल असूल है, मैंने आज तक मिठाई के अंदर डालडा घी यूज नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करूंगा। जहां आपने अपने प्रिंसिपल बेस, जिसके कारण मार्केट में आपका नाम है, उससे कॉम्प्रोमाइज अगर आपने करना शुरू कर दिया ना बेटा, तो आपका मार्केट में नाम एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो स्ट्रेटजिक इंटेंट का मतलब चार चीजें, स्ट्रेटजिक इंटेंट का मतलब चार चीजें होती है। सबसे पहली चीज विजन, कहां जाना चाहते हो। दूसरा मिशन, कैसे जाओगे, बहुत सारे पाथ है, आपने कौन सा पाथ चूज किया हुआ है। और कोई भी मिशन वन लाइन में नहीं हो सकता, तो आपने उसको टुकड़ों में बांट रखा होगा। ये देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल, फिर क्या ऑब्जेक्टिव होता है, स्टेबिलिटी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, फिर प्रॉफिट आएगा, और टाइम के साथ क्या आएगी, एफिशिएंसी। तो ये क्या है, बेसिकली स्टेप्स है एक तरीके से, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव आप अचीव करते जाओगे तो आप अपने मिशन पे बढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, मार्केट में लीडिंग रोल होना चाहिए हमारा, मतलब मार्केट का एक बड़ा शेयर हमारे पास में होना चाहिए। देखो नंबर 1 ही है ये, बट हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते ना। अच्छा मुझे बताओ, कस्टमर को वैल्यू दिए बिना आप नंबर 1 बन सकते हो मार्केट में? कोई एक घटिया आदमी जो घटिया प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या वो मार्केट में नंबर 1 बन सकता है? अगर बन भी गया तो एक बार के लिए बनेगा, लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगा। ठीक बात है ना? तो आपके बिजनेस के कुछ असूल होने चाहिए जिससे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वैल्यूज। पॉइंट क्लियर हुआ? आओ, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स। ये क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया बेटा? अब इसको पढ़ने में मजा आएगा। आ जाओ बुक में। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट? स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब क्या है, ये वो फिलोसफिकल बेस है। देखो फिलोसफिकल मतलब, फिलोसफी का मतलब क्या था, सोच, थिंकिंग, आपकी सोच क्या है। बेस मतलब जिसके ऊपर आपकी सारी चीजें टिकी होती है। तो हमारा कोई भी बिजनेस में एक्शन होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, तो इन सब के ऊपर क्या होती है, टिकी होती है। ओके, बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज अ बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी बनाने से पहले क्या होना चाहिए बताओ, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होने चाहिए बेटा, नहीं तो स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। हमने वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल पढ़ा था जो मैंने पेज नंबर 2 पे बनवाया था। तो उसमें स्ट्रेटजी कब बन रही है, थर्ड बॉक्स में बन रही है। पहला और दूसरा बॉक्स किसका है, डिफाइन योर विजन एंड मिशन एंड सेट योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद स्ट्रेटजी बन रही है बेटा। तो जो स्ट्रेटजी होती है वो तो थर्ड नंबर पे है बॉक्स, ये बॉक्स तो थर्ड नंबर पे है। पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे क्या है बताओ। यहां पर था विजन, डिफाइन योर विजन एंड मिशन, और यहां पर क्या था, ऑब्जेक्टिव। ये था थर्ड नंबर पे था फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी। ये तो थर्ड नंबर पे था। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद कंट्रोल है। पॉइंट समझ में आ गया? इट एम्प्लाइज द पर्पज विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर टू अचीव। पर्पज, जो हम क्या करते हैं, वांट टू अचीव, ये वो चीज है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ये वो विजन है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, जो मिशन है जिसके ऊपर हम चल के विजन तक पहुंचना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है जिनको हमें अचीव करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेवर्स? एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स, जी जान लगा देना। एंडेवर्स का मतलब क्या होता है, एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स। एक होता है वर्ड ट्राई, जब हम ट्राई करते हैं ना तो हमें भी डाउट होता है कि ये हो पाएगा या नहीं होगा, हम तो ट्राई करके देख रहे हैं। एक होता है एंडेवर, एंडेवर का मतलब क्या है, फुल कोशिश, ट्राई भी नहीं कर सकते हम इसको, फुल एफर्ट्स। होगा क्यों नहीं, जितनी जान है पूरी लगा दो, होगा।
समझ में आया? ओके। इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड, ये वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी विजन क्या है, तो जो आपका जवाब है वो आपकी क्या है? स्टेटमेंट है। ये वो चीज है जो आप बता रहे हो। स्टेटमेंट का मतलब क्या था? जो हम बताते हैं। तो आपने हमें क्या बताया? बताया कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? जरिया, कि भाई ये क्यों, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो जो आपका जवाब आएगा वो आपकी क्या होगी? विजन होगी, कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं बॉस, इस विजन पे जाने के लिए, इस विजन को अचीव करने के लिए। कहता है यही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? वो क्या है? मिशन है, वेरियस पाथ है। आप अगर आपको यहीं तक जाना है तो ये काम भी तो कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ आंसर्स हैं जो आप हमें दे रहे हो। किसके लिए? जो पर्सपेक्टिव, प्रोवाइड अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव? पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके। विच लीड द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये वो रास्ता है, पाथ, जिसके ऊपर चलकर हम कहां जाएंगे? अपनी विजन को अचीव करेंगे। पॉइंट सब में आ गया? उसके बाद में स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया। ये हमें क्या देता है? एक आइडिया देता है जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होता है, जिसको हमें फ्यूचर में अचीव करना है। सेम बातें हैं, बस लाइनें थोड़ी सी चेंज करके लिख दी। तो बेसिकली ये क्या है? विजन। ये किसकी बात कर रहा है? ये विजन है जिसको हमें अल्टीमेटली क्या करना है? अचीव करना है। ठीक है। इट्स आंसर द क्वेश्चन। ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो आंसर है। स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? आंसर बोलेंगे। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड्स फॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइव? एंडेवर को स्ट्राइव भी कहते हैं। ठीक है। स्ट्राइव का मतलब पूरा प्रयास, यानी कि सक्सेसफुल होना। स्टैंड करना मतलब हम क्यों है यहां पर? स्टैंड लेना कहते हैं ना, कि हम स्टैंड लेते हैं किसी चीज के लिए, मतलब उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं हम। ठीक है। ओके। इट इंडिकेट द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन। लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन जिसकी, जो हम चाहते हैं, डिजायर टू क्रिएट। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन चाहते हैं। ठीक है। और ऑक्यूपाई अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। ठीक है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। यहां पर तो ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म, ये हमारी लॉन्ग टर्म विजन है जिसको हमें अचीव करना है। लॉन्ग टर्म विजन एंड मार्केट पोजीशन, एंड मार्केट पोजीशन, कि हम मार्केट में अपने आप को कहां देख रहे हैं इन फ्यूचर। ओके। स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम, विद इन विच फर्म वुड अडॉप्ट अ प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन। जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फर्म अडॉप्ट करती है एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब पाथ। हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें इस पाथ पे चलना है। बहुत सारे पाथ होते हैं, बट हमें क्या करना होता है? एक पाथ पे चलना होता है। ठीक बात है। ये किस फॉर्म में हो सकती है? इन दी फॉर्म ऑफ विजन, मिशन। ये विजन हो सकती है और मिशन हो सकती है। अच्छा, ये कौन सेट करेगा बताओ? विजन और मिशन कौन सेट करता है? कॉर्पोरेट लेवल पर। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। विजन और मिशन कौन सेट करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। विजन एक बिजनेस की नहीं होती, किसकी होती है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। मिशन किसी एक बिजनेस का नहीं होता, किसका होता? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी कहां बनती है? कॉर्पोरेट लेवल पर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आ जाए वर्ड विजन और मिशन जो है वो कौन से लेवल की मैनेजमेंट ड्राफ्ट करती है, तो कॉर्पोरेट लेवल वर्ड आएगा, ये ध्यान रखना। ओके। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन बिजनेस डेफिनेशन। ये बताता है कि हमारा बिजनेस क्या होने वाला है। एंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन का मतलब क्या है? बिजनेस डेफिनेशन का मतलब है हम क्या बेचेंगे, किसको बेचेंगे। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि इस बिजनेस की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होंगे और हमारी पॉलिसीज क्या होंगी। स्ट्रक्चर बेसिकली। ओके, आगे आएगा ये। स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म। जनरली स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन्ड। ये अच्छे तरीके से क्या होती है? एक्सप्लेन्ड होती है। अगर हमें हमारी स्ट्रेटेजिक इंटेंट ही क्लियर नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजी कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। पहले ये तो बताओ चाहते क्या हो, उसके बाद ही तो डायरेक्शन मिलेगी आपको, उसके बाद ही तो आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी।
तुम यही नहीं बता सकते कि मैं चाहता क्या हूं, तो फिर क्या आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी? नहीं बनेगी। ओके, बट व्हेन स्टेटेड इन प्रिसाइज टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज टर्म? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए वो बताओ मेरे को। एग्जैक्टली आपकी विजन क्या है, एग्जैक्टली आपका मिशन क्या है, एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, इन इट्स एक्सप्रेशन ऑफ एम टू बी अचीव्ड, टू बी अचीव्ड, एम टू बी अचीव्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखो क्या क्या वर्ड आए स्ट्रेटेजिक इंटेंट में? विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पॉइंट क्लियर है ये? ओके, कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट क्या है? यही तो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या हुआ? विजन, दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ? मिशन, और तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अभी एक और भी है, पहले ये 3 बात करेंगे। विजन का मतलब क्या है? फ्यूचर डेस्ट पोजीशन, फ्यूचर पोजीशन, ये एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर पोजीशन। हम अपने आप को फ्यूचर में कहां देख रहे हैं, हम अपने आप को फ्यूचर में कहां देख रहे हैं। ओके, इट डिस्क्राइब वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, वेयर और द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड? रीच, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक बात है। इट डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मतलब शो, इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पिरेशन? सोच। एस्पिरेशन का मतलब क्या? तो सोच, आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपकी इच्छा क्या है। ठीक है। एंड प्रोवाइड ग्लिम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्स? झलक, झलक। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, या वांट टू बिकम इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? बचपन में आपकी छोटी छोटी क्लासेस में ना टीचर आपसे पूछते थे, हाँ बच्चा बेटा बड़े होगे क्या बनोगे? और हर किसी का जवाब क्या होता था? लगभग ज्यादातर बच्चा को डॉक्टर बनना है, और कई ये भी कहते थे मैं पुलिस में बनूंगा, पुलिस कमिश्नर बनूंगा। ठीक है, वो तो फिर देखो बच्चों वाली बात थी ना। क्यों बच्चों वाली बात क्या थी? क्योंकि उस टाइम हमें अपनी कैपेबिलिटीज नहीं पता होती थी। तो आपने क्या पूछा? आपका ड्रीम क्या है? तो आपने अपना ड्रीम बताया है, बट सिर्फ ड्रीम होने से कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक पाथ भी होना चाहिए, उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। सिर्फ सोचने से वो चीज नहीं मिलेगी, उस चीज के लिए क्या करना होता है? एफर्ट्स करने होते हैं, फुल एफर्ट्स करने होते हैं। तो उस रास्ते पे चलना, इट इज कॉल्ड मिशन पे है। ठीक है ना। किसी भी बच्चे से अगर आप 10th वाले बच्चे से पूछोगे ना, बहुत ही कम बच्चा ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं सर कॉमर्स लूंगा और मैं सीए बनूंगा। बहुत ही रेयर बच्चा। 8, 9, 10 तक बच्चा क्या सोच रहा होता है कि या तो इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या आईएएस बनना है, पुलिस में जाना है। कोई सीए की तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? लगभग पहली बात तो पता भी नहीं होता। और है ना, बच्चा घर पे आके जब अपने माँ बाप को कहता है ना कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मम्मी मैं डॉक्टर बनना तो वाह बेटा कितनी बढ़िया तेरी एस्पिरेशन है, कितनी बढ़िया सोचा है। ठीक है बेटा, तेरा मेडिकल में एडमिशन करवा देंगे, तेरा नॉन मेडिकल में एडमिशन करवा देंगे, एलन क्लासेस, कोटा क्लासेस वगैरह, या फिजिक्स वाला में तेरा एडमिशन करवा देंगे, वहां पर प्रिपरेशन हो जाएगी। माँ बाप बड़े खुश होते हैं सुन के कि चलो मेरे बेटे ने एक बड़ी बात तो करी, चलो इस बेटे को इस पाथ पे डाल के देखते हैं। ठीक है, बच्चा नालायक भी होगा ना तो भी माँ बाप कहेगा चल कोई बात नहीं बेटा तू एक बार ट्राई कर ले, हो जाए तो ठीक है बेटा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप है ना ये बोल के देखना पापा मैं सीए बनना चाहता हूं, मम्मी पापा ही हंस पड़ेंगे, शक्ल है तेरी सीए पर की, बकवास कर रहा है, पढ़ ले बेटा सीए में तेरे को पता है कितना पढ़ना पड़ता है, रिजल्ट पता है कितना % है। अरे भाई आईआईटी वगैरह से तो बहुत ही ज्यादा है सीए का रिजल्ट। जो आप ये एग्जाम दोगे एडमिशन के लिए, नीट वगैरह के एग्जाम होते हैं, जेई वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, उनसे तो रिजल्ट ज्यादा ही है। बट है ना, देखो माँ बाप की सोच क्या होती है कि हमारा बच्चा सीए तो नहीं कर पाएगा, उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। देखो कितनी बड़ी सोच है बताओ। ठीक है, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, क्या करना पड़ेगा, उस बात पर चलना भी पड़ता है। ठीक है, एवरी सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सिस्टम किसकी बात कर रहा है ये? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फंक्शनल मैनेजमेंट, एग्जांपल फंक्शनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब क्या है? फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शन करोगे ना तभी तो आगे बढ़ोगे। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। हमारे बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? विजन के अकॉर्डिंग होगी। हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो किसके लिए करेंगे? उस फ्यूचर को अचीव करने के लिए। ठीक बात है। मिशन, मिशन डिलाइनेट्स द फर्म्स बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? प्रेजेंट बिजनेस।
हमारा प्रेजेंट बिजनेस क्या है, हमारे गोल क्या है, और एंड द वे टू रीच, वे रास्ता, पाथ, वेयर वी वॉन्ट टू रीच, इट इज कॉल्ड विजन। और जो रास्ता है जिसपे चल के हम विजन तक पहुंचेंगे, इट इज कॉल्ड मिशन। हम एक मिशन पे, मतलब एक रास्ते पे चल रहे हैं। ओके, इट एक्सप्लेन्स द रीजन, इट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। हम क्यों है, आज हम क्यों है, तो बेसिकली आज हम एक मिशन पे हैं। ये हमारा प्रेजेंट है कि हम एग्जिस्टेंस में क्यों, हमारा ये बिजनेस क्यों, ये वाला बिजनेस क्यों नहीं। पॉइंट। ओके, इट इज डिजाइन टू हेल्प द पोटेंशियल, टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर। आप इसके लिए ना शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर की जगह वर्ड स्टेक होल्डर यूज करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टेक होल्डर्स, टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द फर्म। अच्छा मुझे बताओ, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपके सामने दो कंपनियों की प्रोफाइल रख रहा हूं। अब ये शार्क टैंक पे जो आते हैं ना, जो पिच देते हैं, वो क्या बताते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्ट बेचती है, और फिर क्या बताती है कि हमारा लॉन्ग टर्म पर्पज क्या है बेसिकली। तो आपके सामने दो कंपनीज का एग्जांपल बता रहा हूं। एक कंपनी जो है ना, वो कहती है कि हम सोलर पावर पे काम करेंगे, और एक कंपनी कहती है कि हम कुछ और, मतलब कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट, जैसे हम मोटर कार बनाएंगे, और एक कंपनी कहती है हम सोलर पावर बनाएंगे। आपके पास जो पैसा है, दोनों में से एक ही कंपनी में लगा सकते हो, तो बताओ कौन सी कंपनी में लगाना चाहोगे। सोलर वाले पे सर। पेट्रोल डीजल वाली पे गाड़ी में क्यों नहीं सर, अब तो ईवी भी आ रही है, वो कंपीट करेगा, ठीक है, दिक्कत होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है बताओ, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर क्या जानना चाहता है, तुम्हारी फर्म का पर्पस क्या है, तुम्हारी फर्म का पर्पस क्या है। क्योंकि जब तक तुम मुझे पर्पस नहीं बताओगे, तब तक मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। इन्वेस्टर आस्क द मिशन या पर्पस, ऑफ बिजनेस एंड डिसाइड्स। तो उसके बाद ये डिसाइड करते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। एग्जाम्पल इसका शार्क टैंक है। शार्क टैंक के एपिसोड्स वगैरह देखते हो ना, या कभी एक आधा एपिसोड देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं सर। जो बिजनेसमैन आते हैं ना, वो शार्क्स कौन है, बेसिकली इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। और वो क्या पूछते आते ही, आपका बिजनेस क्या है, आप प्रोडक्ट क्या बेचते हो, आपका टारगेट कौन है, कौन से कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, इस तरह की चीजें पूछते हैं। फिर जब उनको लगता है कि यार ये चीज बढ़िया चीज है, तो फिर वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक ना स्लीप पोड आया था। स्लीप, सोना, पोड का मतलब क्या होता है, एक जगह, एक स्पेस बेसिकली। तो एक अंडे जैसी शेप की है ना, एक मशीन थी, कहता है स्लीप पोड है, कहता है ये क्या है, कहता है ये आदमी को सोने में हेल्प करेगा। अब जब वो आया ना स्टार्टिंग में लेके, वो अंडा सा, व्हाइट कलर का अंडा सा था, और उसके अंदर आप लेट सकते हो आराम से। तो कहता है ये है क्या, कहता है सर जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर कई बार फ्लाइट्स क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे डिले हो जाती है, ठीक है। अब वहां पर एयरपोर्ट पे लॉन्ज भी होते हैं, लॉन्ज मतलब जो होटल के रूम टाइप में, बट वो बहुत महंगे होते हैं। प्लस में वही बात कि मेरे को पूरा दिन तो नहीं रुकना। लॉन्ज नॉर्मली कब लेता है बंदा, जब पूरा दिन की फ्लाइट लेट हो जाए किसी वजह से, या फिर कहता 17-18 घंटे, भाई 17-18 घंटे बैठा थोड़ी रहूंगा मैं। तो लॉन्ज वगैरह की सर्विस लेता है कि हमने वहां पर क्या लगा रखे, स्लीप पोड लगा रखे हैं एयरपोर्ट्स पे, थोड़ी थोड़ी दूर बाद स्लीप पोड लगा दी। कहता अब ये क्या है, जैसे मान लो आपकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, और आप सोचते हो कि 4 घंटे तक मैं एक झपकी लेता हूँ, सो लेता हूँ मैं आराम से, तो आप स्लीप पोड पे आओ, 4 घंटे के लिए आप हमें पे करो। 1 घंटे के चार्जेस सपोज उसने बता दिया कि हमारे 1 घंटे के चार्जेस सपोज करो 800 रुपए है, तो 4 घंटे के लिए आप हमें 3200 रुपए पे करो और आप उसमें लेट जाओ। कहता मैं 3200 रुपए क्यों दूंगा, शार्क आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है। कहता आओ सर एक बार आओ, लेटो आप इसके अंदर। तो जैसे उसमें लेटा ना, उसमें हल्की हल्की डिम सी एक है ना ब्लू और रेड लाइट थी, जिस जैसे उसमें लेटा ना, उसको ऐसा लगा कि जैसे कि रात हो गई हो। और जैसे उसने है ना एक शीशे का गेट सा बना रखा, लेटने के बाद साउंड प्रूफ हो गया वो, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, एयरपोर्ट में शोर तो होगा ना, कोई आवाज नहीं आ रही।
और उसमें है ना म्यूजिक का ऑप्शन भी था कि आप चाहो तो अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकते हो, नहीं तो लाइट म्यूजिक चल जाएगा। उसमें बेड जो बना रखा था वो सीधा नहीं बना रखा था, उसमें टांगे ना ऊपर की तरफ और आप थोड़ा सा इंक्लाइन डिक्लाइन मोड पे हो। कहते हैं इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में फास्ट हो जाता है, जो एक बेटर स्लीप में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। और जो बेड है ना उसके साइड में एक बटन था वाइब्रेशन का, जो बेसिकली आपको क्या फील करवाएगा, मसाज फील करवाएगा कि आपको मसाज मिल रही है। कुशन वगैरह बहुत सॉफ्ट था। वो उसमें बोला लेटते ही इसमें नींद आ जाएगी, ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि वो हल्का हल्का ऐसे ऐसे हिलेगा लोरी की तरह, ठीक है, तो जल्दी नींद आएगी। तो उनको लगा कि यार जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट मुझे लग रहा है कि आपकी ओवर प्राइसिंग है। भाई कस्टमर इतना पैसा देने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर बात चल रही थी। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो स्लीप पोड वाला बंदा आया था, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरी कंपनी में पैसा क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो वो क्या बता रहा है, हमारा मिशन क्या है। वो उसने ये भी बताया कि अभी इंडिया में जितने एयरपोर्ट है, हमारे लगभग 20 से 30 स्लीप पोड चल रहे हैं वहां पर, और उनसे हमें इतनी रेवेन्यू हो चुकी है। अगर आप हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, और हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। और उसके बाद हमारा टारगेट है कि ये जो स्लीप पोर्ट्स है वो हम बड़े बड़े इंटरनेशनल बड़े बड़े बस स्टैंड वगैरह हो, रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी इनको लेके जाए, जिनकी ट्रेन वगैरह काफी लेट हो जाती है। तो बेसिकली वो अपनी क्या बता रहा है, मिशन बता रहा है कि हमारा मिशन क्या है, प्रेजेंटली हम किस बिजनेस में और वाई, हम इस बिजनेस में क्यों है। तो अगर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेगा ना। समझ में आया? ओके। मिशन स्टेटमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स। हम कौन सा बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, अंडरटेक्स मतलब परफॉर्मिंग। हम कौन सा बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मिंग, यानी कि प्रेजेंटली हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, ये उसका जवाब है। अभी कल ही मैं देख रहा था, तो एक बच्चा था, कोई राजस्थान का कोई छोटे शहर का बच्चा था, 20 साल का लड़का था। उसने बना रखा था नियर बुक नाम की एक ऐप बना रखी है, कल ही देख रहा था मैं। तो वो आया शार्क के पास में, उसने कहा कि मैंने एक नियर बुक ऐप बना रखी है, मेरी बिजनेस की वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, मेरी बिजनेस की वैल्यूएशन है 2 करोड़ रुपए, और मैं 25% का स्टेक लेने आया हूं। ठीक है, 25% मैं आपको शेयर दे दूंगा नियर बुक में, आप मेरे को 25% के हिसाब से 50 लाख रुपए दे दो। अब इतना बोला उसने, ठीक है, वो बच्चा घबरा गया था, 20 साल का ही तो था। तो बोला कि बस आप मेरे को, मेरी यही पिच है और मेरे को इन्वेस्ट कर दो। बोला आप घबरा रहे हो, आप टेक अ रेस्ट, आप हमारे दोस्त हो, ये समझो, आप घबराओ मत। अब ये बताओ आपका बिजनेस है क्या, बिजनेस तो आपने बताया ही नहीं। फिर उसने बताया कि एक ऐप है, ठीक है, इस ऐप में हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो बुक्स पुरानी हो जाती है, ठीक है, आप अपनी बुक्स को ऑनलाइन बेच सकते हो इस ऐप में, और जिसको पुरानी बुक खरीदनी है वो पुरानी बुक खरीद सकता है। जैसे आप 9th-10th क्लास के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, नई बुक खरीद लो, बुक सेलर के पास गए, और वो क्या कहता है 1 साल पुरानी भी मिल जाएगी, उनकी कंडीशन क्या है, नई जैसी है, वो खरीद लो आप। तो हमारा क्या फायदा, मान लो 9 से हम 10th में हुए और हम 10th क्लास की बुक लेने गए, तो 9th क्लास की बुक को क्या कर दो, उसको बेच दो, और 10th क्लास की बुक हमें डिस्काउंट में मिल जाएगी। एक तरीके से डिस्काउंट ही हो गया, पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और जो बच्चा 9th क्लास की बुक खरीदने आया उसका क्या फायदा होगा, अब मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता नई बुक्स, तो उसको सस्ते रेट पे पुरानी बुक मिल गई। बोला ये ऐप ये करती है जी, नियर बुक। आपके आसपास के एरिया में जो भी बंदा बुक्स बेचना चाहता है वो अपनी बुक्स की फोटो खींचो, अपलोड कर दो, और कितने प्राइस वो चाहता है वो डाल दो, और वो बायर जो है उसके अंदर सर्च करेगा कि ये बुक मुझे इस रेट में मिल रही है, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और बुक ले जाएगा। नियर बाय क्यों बोल रहा है, क्योंकि आसपास के बंदे, क्योंकि हम कोरियर वगैरह पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो बुक महंगी हो जाएगी। तो उसने कहा यार बढ़िया आइडिया है तेरा, ये आइडिया तो अच्छा है। जब उसने ये नहीं बताया कि मैं बिजनेस क्या करूं, उसने क्या कहा मैं नियर बुक ऐप बना रखी है, बस इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो वो कन्विंस हुए क्या, नहीं हुए। आपको जवाब देना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है और क्यों, क्यों करूं मैं पैसा इन्वेस्ट, इस बिजनेस में ग्रोथ क्या दिख रही है तुझे। पॉइंट समझ में आया? इट डिफाइंड प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, आपकी बिजनेस की कैपेबिलिटीज क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज करते हो बिजनेस में आप, कस्टमर कौन से कस्टमर को आप फोकस कर रहे हो। अब देखो नियर बुक जो है नए बायर को अट्रैक्ट कर रही होगी क्या, या नए सेलर को अट्रैक्ट करेगी, नहीं, सेकंड हैंड वालों को। अच्छा, नए बायर ज्यादा होते होंगे या पुराने बायर ज्यादा होते होंगे, सो पुरानी बुक के बायर ज्यादा होते होंगे, पुरानी बुक के। हर कोई यही चाहता है थोड़े पैसे बच जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक बात है। एंड रोल इन सोसाइटी,
आप किस तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर रहे हो। अब मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सैमसंग। सैमसंग कहती है हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं ना। कौन सा मोबाइल बेचते हैं बताओ, ये एंड्रॉइड तो बेचते हैं, कितने रुपए वाला। एप्पल कौन से कस्टमर को टारगेट करता है, एप्पल कौन से कस्टमर को टारगेट करता है, छोटे कस्टमर को, मीडियम कस्टमर को, बड़े कस्टमर को, बड़े कस्टमर को। सैमसंग क्या कहती है, कहता है भाई साहब हमारी कैपेबिलिटी क्या है, मल्टीपल मोबाइल्स, मल्टीपल मोबाइल्स है हमारे, मल्टीपल मोबाइल्स मॉडल, जो किसको टारगेट करता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कस्टमर, यानी कि बिग कस्टमर्स। हमारे यहां पर 2000 का फोन भी है भैया, हमारे पास 10,000 का फोन भी है, और हमारे पास 1 लाख का फोन भी है। तो बताओ उसने कौन सा कस्टमर छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा बॉस। सैमसंग कंपनी का ब्लैक एंड व्हाइट फोन आज भी आता है 1000 रुपए का, सैमसंग गुरु, 1000 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट फोन, कीपैड वाला। कहते हम कोई भी कस्टमर नहीं छोड़े जी। एप्पल कहती है मेरे लिए छोटे कस्टमर टारगेट ही नहीं है, क्योंकि छोटे कस्टमर्स कौन होते हैं, जो ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते। अब वो ज्यादा प्राइस पे नहीं करेंगे तो मेरे को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहता नहीं सर, वी आर बिग ब्रांड, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए एप्पल सस्ता फोन नहीं निकाल रही, नहीं तो एप्पल भी तो निकाल सकते 20-30 हजार का फोन। अच्छा चलो एक बात बताओ, आज एप्पल का 17 सीरीज आ चुका, अब 18वीं सीरीज आने वाली है, ठीक है। अगर वो आज अपना 11वीं सीरीज का फोन बेच दे एप्पल, तो वो मेरे ख्याल से 20-25 हजार रुपए में मिल जाएगा आराम से, बड़े आराम से मिल जाएगा। 11वीं सीरीज का जो फोन होगा, 11 सीरीज का, वो क्यों नहीं बेच रहे एप्पल। एप्पल कंपनी जैसे ही नया मॉडल लॉन्च करती है ना, पिछला मॉडल वो क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यू, कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे इसका जी। हाँ किसी के पास स्टॉक पड़ा है तो बेच ले। तो तुम्हें फ्लिपकार्ट वगैरह पर, अमेजन वगैरह पे आज भी हो सकता है तुम्हें आईफोन 14, 15, 16 ये दिख रहे हो, बट ये नए मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, ये ऑलरेडी जो स्टॉक में पड़े हैं बस वही बिक रहे हैं। क्यों? एप्पल कंपनी कहती है कि हम टेक्नोलॉजी में क्या है, लीडिंग है। अगर हम आज की तारीख में आपको वो फोन बेच रहे हैं जो हमने कब निकाला था, बताओ 11वां फोन कब आया होगा, 7 साल पहले आया होगा, 6 साल पहले, 2019 में निकाला था हमने आईफोन 11। अगर हम आपको वो फोन बेच रहे हैं तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी, आउटडेटेड। मतलब हम आपको कौन सा फोन बेच रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला भी बेच रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला भी बेच रहे हैं, तो फिर हम लीडिंग का होंगे। कहता हम टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चाहिए तो पैसा क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो ज्यादा लगेगा। तो ये वो चीज है बॉस। हमारे कौन से सैमसंग कहती है कि भाई साहब जैसा कस्टमर आएगा जितना पैसा देगा उसके हिसाब से हमारे पास क्या है, मोबाइल है। हमारे पास 2000 का मोबाइल भी है, हमारे पास 2 लाख का मोबाइल भी है, ठीक है। कस्टमर को हमने क्लियर कर रखा है कि अगर आपको चाहिए सिंपल फोन तो सिंपल फोन भी है, और अगर आपको चाहिए एडवांस फोन, हाई फाई टेक्नोलॉजी वाला, फोल्डेबल वाला, तो हमारे पास वो भी है। हमारे पास वैरायटी, ये हमारी कैपेबिलिटी है। और एप्पल कंपनी कहती है वी आर फोकस्ड, हम वैरायटी में फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रीमियम कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, जो क्वालिटी मांगता है, जो पैसा अच्छा देगा। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना अपना बिजनेस मॉडल होता है। पॉइंट समझ में आ गया। अब जैसे मैकडी है, मैकडी ने वैरायटी ऑफ स्टोर्स क्यों नहीं बना रखे, वैरायटी ऑफ स्टोर मतलब हर चीज बेचे। वो क्यों पेस्ट्री नहीं बेच रहा, क्यों पिज्जा नहीं बेच रहा मैकडी, कहता भाई हम फोकस्ड हैं, हम सिर्फ बर्गर बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बल्क में कस्टमर आएंगे, ज्यादा सेल होगी, तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम होगी, और हमारा सेलिंग प्राइस बाकियों से क्या होगा, कम होगा। हम वैरायटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और कई स्टोर आपको ऐसे मिल जाएंगे बेकरी वाले जो कहते हैं बर्गर बुर्गर सब रखेंगे, बर्गर भी रखेंगे, पिज्जा भी रखेंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो वैरायटी पे फोकस करके बैठे हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, दीज आर द बेस फॉर मेजरमेंट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लाइन, ये बेस किस चीज का है, मेजरमेंट के लिए, एमसीक्यू। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, बताओ बेटा। नापना, इवैल्यूएट करना, ठीक है। अच्छा चलो, आपके पापा आए और आपके पापा आके पूछते हैं स्कूल वाले से कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, ठीक है। और टीचर आपके बच्चे की शक्ल की तरफ देख के कहता पता नहीं, हमें क्या पता कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है। तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला। माँ बाप आया, माँ बाप ने पूछा कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है,
उसी टाइम टीचर क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट निकालता है कि क्लास में कितने टेस्ट हुए, कितने नंबर आ रहे हैं, अटेंडेंस कितनी है इसकी। उसके हिसाब से होता है कि इसके अभी तक क्लास में जो टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से 80% और 90% के बीच में मूव कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दूसरे का माँ बाप आया, उसने रिपोर्ट निकाली, कहता आपका बच्चा जो हार्डली 40-50% ले पा रहा है, कि देखो जी परफॉर्मेंस तो बहुत खराब है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी नहीं तो एग्जाम में लुढ़केगा। किस बेस पर उसने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये बच्चा बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है? कैसे उसने मेजरमेंट करी? बोलो। आपको एक एग्जाम दिया गया, आपको एक टेस्ट दिया गया, वो टेस्ट का स्केल कितने का है? 100 का है। आपके कितने नंबर आए? 40 नंबर आए। तो आप उस स्केल पे 40% पे स्टैंड कर रहे हो। मैंने परफॉर्मेंस आपकी इस बेस पे मेजर करी। ठीक है, टीचर क्लास में आता है, टेस्ट बांटता है, कह लो बेटा टेस्ट लो, सबके नंबर अनाउंस करते हुए। ठीक है, कुछ एक बच्चा था जिसके 40 नंबर थे, टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा। पास होने के लिए कितने चाहिए? 35 चाहिए। टीचर ने कहा, उसको टेस्ट बांट दिया, कर ले 40, बैठ जा बेटा बैठ जा। एक बच्चे को टेस्ट दिया, उसके भी उसके 45 थे या 50 थे उसके। टीचर कहता बेटा इधर आ, क्या बात होगी बेटा, नंबर कम कैसे है? अब वो बच्चा कहता कि नंबर कम कैसे, उससे तो ज्यादा ले रखा बेटा, वो बैक बेंचर है, उनके हमेशा ही कितने आए हैं? 40 आए हैं। तेरे नंबर 70-80 आते हैं, इस बार तेरे कितने आए हैं? 50 आए हैं। क्या बात? तो मैंने किससे पूछा? उस बच्चे से पूछा। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। तो अपने गोल से क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है। उनका तो गोल ही 40 लेने का बेटा, बैक बेंचर है वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तू क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो पूछेगा या नहीं पूछेगा? तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एट पार परफॉर्म कर रहा है, एट पार मतलब एवरेज, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्केलेबल परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये सब क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमें हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए। अगर बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा है, संभालेंगे उसको। अगर बिजनेस आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो हमें अपने बिजनेस को कब संभालना है पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। बट मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है? बताओ कैसे पता लगेगा? एग्जांपल बताओ। सेल, हमारी कंपनी की सेल गिर रही है, जितनी गोल था हमारी कंपनी की सेल का 100 करोड़, और उसका जो एक्चुअल में जो सेल हुई है वो ये 70 करोड़ की। तो मतलब 30% सेल क्या है? कम है जितना सोचा था उससे। तो भाई दो बातें हो सकती है, या तो हमने गोल ही ज्यादा सेट कर लिया, या ऐसा है कि स्ट्रेटजी बनाने में या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इवैल्यूएशन करने के बाद कंट्रोल करना है उस चीज को। इवैल्यूएशन इसलिए होती है, बट इवैल्यूएशन किस बेस पे करूं? सेल के बेस पे हो सकती है, प्रॉफिट के बेस पे हो सकती है। हो सकता है मेरी सेल पिछले साल जितनी हो, बट नेट प्रॉफिट क्या हो गया हो? कम हो गया हो। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस क्या हुई है? डाउन हुई है। सर हमारा तो बिजनेस नया ही है, ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? सेल पे होता है या मार्केट शेयर पे होता है? हालांकि ऑब्वियस बात है, दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड होती है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। बट जैसे जियो ने मार्केट में 2015 में एंट्री ली, तो उसके उसने सेल करी थी? सेल नहीं करी थी। क्यों? फ्री में दिया था, बट उसका मार्केट शेयर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो जनरली ये दोनों टर्म इंटर रिलेटेड होती है। बट जनरली एक्सेप्शनल केसेस में भी ऐसा हो सकता है कि मैं फ्री में प्रोडक्ट किस लिए बांट रहा हूं? ताकि मार्केट शेयर गेन कर सकूं। तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरी बिजनेस का गोल अचीव हो रहा है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। बट अगर मेरा शेयर नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है? डाउन चल रही है। शेयर की वैल्यू, शेयर वैल्यू, मार्केट शेयर वैल्यू, मेरी कंपनी के शेयर की वैल्यू कैसी चल रही है? बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है? घट रही है तो इसका मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है? डाउन चल रही है। बढ़ रही है तो इसका मतलब अच्छी चल रही है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके बेस पे हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। ओके, गोल्स आर द एंड रिजल्ट। ये वो एंड रिजल्ट है जिसको हमें अचीव करना है। गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसको अचीव करना हो। ओके, ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट। गोल्स और ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया ना, गोल और ऑब्जेक्टिव जनरली क्या है? एक ही वर्ड है, बट कुछ राइटर ने इनको क्या कर रखा है? डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है। तो कहता है गोल का मतलब क्या, हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल मुझे सीए इंटर पास करनी है, ये गोल है आपका।
एक कहता है मुझे सीए इंटर पास करनी है विद 60% मार्क्स और फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये क्या हो गया, टाइम बेस्ड। गोल का मतलब क्या होता है, मुझे काम करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मुझे काम इतने टाइम में करना है या इतनी परसेंटेज के साथ करना है। तो जब हम अपने गोल को किसी टाइम के साथ जोड़ देते हैं या एक परसेंटेज के साथ जोड़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल इसको समझना ध्यान से। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्रैक सीए इंटर, ये तो हो गया गोल कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को सीए इंटर क्रैक करनी है। क्रैक सीए इंटर, मेरे को सीए इंटर क्रैक करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये क्या हो गया, ये है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट अटेम्प्ट वर्ड जोड़ दिया आपने, टाइम बेस बना दिया। आगे बात समझ में। अच्छा, एंड रिजल्ट जो होते हैं वो कैसे अचीव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लान। प्लान क्यों बनाया जाता है, प्लान हमेशा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है बेटा। ठीक है, तो प्लान्स आर मेड टू अचीव या अटेन द गोल्स या ऑब्जेक्टिव। ओके, देखो ये तो डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि गोल का मतलब है भाई ये होना चाहिए काम बस, और इतने टाइम में और इतनी परसेंटेज के साथ करना है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब उसमें एडिशनल वर्ड जोड़ दिया आपने। इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिस, नो डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि इन सिंपल वर्ड हम इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली यूज करना मतलब चाहूं तो मैं गोल बोल दूं, चाहूं तो मैं ऑब्जेक्टिव बोल दूं, एक ही बात है। क्लियर है? ओके। विजन, मिशन एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विजन और मिशन क्या बताते हैं, फिलोसफी, सोच, हमारी सोच क्या है। बट जो गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं ये रिजल्ट है, रिजल्ट टू बी अचीव्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस। मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस। एग्जांपल लो इसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बताओ। आपको बताया था ना कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजर को किस लिए अपॉइंट किया है, ना पैसा कम होना चाहिए और ना ज्यादा। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोडक्शन करना और वेस्टेज नहीं करनी भाई तेरे को। उसका फाइनेंस से कोई लेना देना है, उसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है भाई, ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है अपने को। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट का रोल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉय बेचने हैं, है? नहीं, हमारे पास ना लेबर कम होनी चाहिए और ना ज्यादा, और टाइम टू टाइम तेरे को लेबर के ऊपर क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। जो अच्छा कर रहा है उसको प्रमोशन दो, सैलरी अप्रेजल दो। देखो, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट ना मिले या आपका प्रमोशन ना हो तो आप टिकोगे क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप शिफ्ट कर जाओगे। तो ये एचआर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जो डिजर्विंग बंदे हैं उनको सैलरी अप्रेजल या प्रमोशन मिलता रहे ताकि वो टिका रहे, नहीं तो इंप्लॉय टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, और जो बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है उसको निकालो, रफा दफा करो भैया, निकल भाई, उसकी जगह कॉम्पिटेंट बंदे होने चाहिए। ये एचआर वालों का है, एटसेट्रा। अलग अलग डिपार्टमेंट का रोल क्या है मुझे बताओ, अलग अलग है बेटा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग है। बट ये सारे ऑब्जेक्टिव किसके साथ जुड़े हुए हैं, एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होगी वो किसके ऊपर होगी, कॉमन पाथ पे जाएगी, और ये कॉमन पाथ आगे जाके किससे मिलेगा, विजन पे मिलेगा। इन सब डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, बट सबका मिशन सेम है, या कहिए सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। वो कहते हैं ना कि अपने इंडिया में जितनी भी नदियां हैं, नहरें हैं, वो सब अलग अलग स्टेट में है, बट वो अल्टीमेटली जाके कहां गिरेंगी, या तो बे ऑफ बंगाल में या फिर हिंद महासागर में, वहीं गिरेगी ना। तो अल्टीमेटली वो लास्ट में जाके क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो सेम यही चीज है, हमारे बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोग हैं, सबके टारगेट अलग अलग है, बट अल्टीमेटली किस पे आके मिलेंगे, मिशन पे आके मिलेंगे, और वो विजन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव किससे इनलाइन होने चाहिए, हमारे विजन एंड
मिशन से इन लाइन होनी चाहिए, ये लाइन थी ना, हाँ। वाइल स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव, ये तो फिर से वही आ गया। अब आ गया वैल्यूज। वैल्यूज, वैल्यू फॉर्म्स द ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन। ओमनी प्रेजेंट मतलब बेसिक, ये चीज तो होनी चाहिए, बेसिक फाउंडेशन है फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन दैट मैनेजमेंट टेक। एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वैल्यू इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, organization without value is like an organization which with no real intent। आपके पास वैल्यूज भी होनी चाहिए। so, वैल्यूज का मतलब क्या है, बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं, ठीक है, जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए भी नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए भी नहीं करोगे। चाहे एक आपको लगे कि यार चल कोई बात नहीं, इस बंदे के लिए काम कर देते, कहते ना, उसके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ हमारा ब्रांड जुड़ा हुआ है। ठीक बात है ना, ओके। दे आर दी सोर्स ऑफ कंपनीज डिस्टिंक्टिवनेस। हमें क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है, ये हमारी प्रिंसिपल है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी का एग्जांपल है। एप्पल कंपनी क्या कहती है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे लीडिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमारे फोन क्या होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड फोन होंगे। तो ये दिवाली पे, दिवाली वगैरह पे, सीधी होली वगैरह पे स्कीम आती है, तो ऐसा कभी नहीं करते कि एक काम करो, एक पिछला मॉडल लॉन्च कर दो, सस्ता बेच दो, कहते नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा प्रिंसिपल है, हमारे जो भी फोन होंगे वो क्या होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, हम इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात ही क्यों ना हो, नहीं करेंगे हम कॉम्प्रोमाइज। यही वजह है कि एप्पल कंपनी को जाना जाता है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, जब मार्केट में हम कोई फोन खरीदने जाते हैं ना, ओप्पो, वीवो वगैरह, इनके सैमसंग वगैरह के भी फोन खरीदने जाते हैं ना, तो बंदा पूछता है कि इसमें कैमरा कितना मेगापिक्सल का भैया, और उसमें रैम कितने जीबी की है, ठीक है, ये पूछता है। एप्पल जो खरीदने जाता है ना, कभी नहीं पूछता कि इसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसमें रैम कितनी है, कभी नहीं पूछता, प्रोसेसर कौन सा, कभी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता, कि जो होगा बेस्ट होगा। मैंने आज तक नहीं पूछा। और आपको फ्रैंकली बताऊं, जैसे फोन वगैरह लेते थे ना, मैं एक दिन वैसे ही जनरली पूछ लिया मैं कि यार इसमें फोन कितने मेगापिक्सल का, जो दुकानदार था ना बेचने वालों को, तो भाई सब पता नहीं मेरे को, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। तो उसने बॉक्स वगैरह पे देखा तो उसकी डिटेल में था कि इसका कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। मैं कहा 16 मेगापिक्सल, मैं कहा यार सैमसंग का जो फोन आ रहा है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल है। कहते सर आप एक बार कैमरा की क्वालिटी चेक कर लो। जो पुराने जमाने की बात करो तो सैमसंग वालों ने कैमरा की क्वालिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चेंज कर दिया। तो कह रहा है कि इसका 16 मेगापिक्सल वाकई में ही 16 मेगापिक्सल होगा, बाकी तो लिख देती है। बाकी कंपनियां तो, रियलमी वाले तो ऐसे भी लिख रहे हैं हमारा कैमरा जो है 108 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल। कहता आप कैमरा क्वालिटी भी कंपेयर करना। अगर किसी में लिखा हो 5000 mAh बैटरी और एप्पल ने लिख रखा है 3500 mAh बैटरी, तो दोनों की बैटरी लाइफ को कंपेयर कर लेना, एप्पल की ज्यादा मिलेगी। एप्पल ने अगर 3500 mAh लिख रखा है तो वाकई में 3500 mAh है, बाकी हो सकता है वैसे ही लिख दे। तो ये फर्क होता है। क्लियर है? लो जी, अब ये सारी चीजें डिटेल में आएगी, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।